बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रेजिन बेस्ड सीमेंट्स, जिन्हें पॉलीमराइजेबल ल्यूटिंग एजेंट्स भी कहा जाता है। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि रेजिन बेस्ड सीमेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के रेजिन बेस्ड सीमेंट्स इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, इन्हें किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, इनकी क्या क्लिनिकल एप्लीकेशंस है, क्या प्रॉपर्टीज़ है और इन्हें पॉलीमराइजेबल ल्यूटिंग एजेंट्स क्यों कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और यही हमारे इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव भी है कि ये समझना कि रेजिन बेस्ड सीमेंट्स क्या होते हैं, किस तरह के सीमेंट्स को रेजिन बेस्ड सीमेंट्स कहा जाता है, इनकी क्या टाइप्स हैं, किस तरह से इन्हें मैनिपुलेट करते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और इनकी क्या क्लिनिकल एप्लीकेशंस हैं। ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और यही हमारे लेक्चर के ऑब्जेक्टिव हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेजिन बेस्ड सीमेंट्स क्या होते हैं। जैसा कि हम प्रीवियसली ये डिस्कस कर चुके हैं कि डेंटल सीमेंट्स को बहुत से तरीक़ों से क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन जो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मेके बुक हम फॉलो कर रहे हैं उसमें डेंटल सीमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है उनमें प्रेजेंट किसी केमिकल कॉम्पोनेंट की बेसिस पे या फिर कोई केमिकल कंपाउंड या कॉम्पोनेंट जो कि उनमें सेटिंग रिएक्शन के बाद फॉर्म हो रहा होता है, इसकी बेसिस पे डेंटल सीमेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है। और इस क्लासिफिकेशन की बेसिस पे डेंटल सीमेंट्स को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। सीमेंट्स बेस्ड ऑन फॉस्फोरिक एसिड, सीमेंट बेस्ड ऑन ऑर्गेनोमेटेलिक जेलेट कंपाउंड, सीमेंट बेस्ड ऑन पॉली एसिड्स एंड रेजिन बेस्ड सीमेंट्स। इन 4 कैटेगरीज में से हम 3 कैटेगरीज यानी सीमेंट बेस्ड ऑन फॉस्फोरिक एसिड, सीमेंट बेस्ड ऑन ऑर्गेनोमेटेलिक जेलेट कंपाउंड, सीमेंट बेस्ड ऑन पॉली एसिड्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लास्ट कैटेगरी डेंटल सीमेंट की डिस्कस करने वाले हैं जो कि है रेजिन बेस्ड सीमेंट्स। रेजिन बेस्ड सीमेंट्स भी कहा जाता है, रेजिन सीमेंट्स भी कह सकते हैं और इन्हें पॉलीमराइजेबल ल्यूटिंग एजेंट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले अभी हम ये समझते हैं कि ये रेजिन बेस्ड सीमेंट्स क्या होते हैं, रेजिन सीमेंट्स किस तरह के सीमेंट्स को कहा जाता है, फिर हम समझेंगे कि इन्हें पॉलीमराइजेबल ल्यूटिंग एजेंट्स जो है वो क्यों कहते हैं। तो ये जो रेजिन सीमेंट्स होते हैं, रेजिन सीमेंट्स कहें या रेजिन बेस्ड सीमेंट्स कहें, ये ऐसे डेंटल सीमेंट्स होते हैं जिनमें रेजिन मोनोमर एज अ मेन केमिकल कंपोनेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि रेजिन बेस्ड सीमेंट्स या रेजिन सीमेंट्स उन डेंटल सीमेंट्स को कहा जाता है जिनमें रेजिन मोनोमर एज अ मेन केमिकल कंपोनेंट उनमें प्रेजेंट होता है। और ये जो रेजिन सीमेंट्स होते हैं या रेजिन बेस्ड सीमेंट्स होते हैं ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू सेट होते हैं, यानी कि रेजिन बेस्ड सीमेंट्स या रेजिन सीमेंट्स वो डेंटल सीमेंट्स होते हैं जिनमें रेजिन मोनोमर एज अ मेन केमिकल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन में। और ये जो रेजिन सीमेंट्स होते हैं ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू सेट होते हैं। मेके बुक में रेजिन बेस्ड सीमेंट्स या रेजिन सीमेंट्स जो है वो वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ, बल्कि इन्होंने पॉलीमराइजेबल ल्यूटिंग एजेंट्स कहा हुआ है। क्योंकि जब भी आप डेंटल सीमेंट को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं मेके बुक से, तो मेके बुक में रिक्वायरमेंट्स बताई हुई डेंटल सीमेंट्स की, फिर सीमेंट्स बेस्ड ऑन फॉस्फोरिक एसिड, सीमेंट बेस्ड ऑन ऑर्गेनोमेटेलिक जेलेट कंपाउंड्स, फिर पॉली एसिड बेस्ड सीमेंट्स बताए हुए हैं। इसी की कंटिन्यूएशन में उन्होंने आगे जाके रेजिन बेस्ड सीमेंट्स नहीं बताए हुए मेके में, तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है, इन्हें कैटेगरी पता ही नहीं होती। ये जो रेजिन बेस्ड सीमेंट्स हैं या रेजिन सीमेंट्स हैं इन्हें मेकेब में बताया हुआ है एडहेसिव रेस्टोरेटिव मटेरियल वाले चैप्टर में, यानी कि वो चैप्टर जिसमें उन्होंने डिस्कस किया है कि किस तरह से रेजिन कॉम्पोजिट फिलिंग मटेरियल तो स्ट्रक्चर से अडहेयर करता है, उस वाले चैप्टर में इन्होंने रेजिन बेस्ड सीमेंट्स या रेजिन सीमेंट्स को एक्सप्लेन किया है। और रेजिन सीमेंट्स के लिए उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है मेकेब बुक में वो है पॉलीमराइजेबल ल्यूटिंग एजेंट्स। पॉलीमराइजेबल ल्यूटिंग एजेंट्स रेजिन बेस्ड सीमेंट्स या रेजिन सीमेंट्स को क्यों कहा है मेकेब बुक में, क्योंकि जो रेजिन बेस्ड सीमेंट्स होते हैं या रेजिन सीमेंट्स होते हैं ये सेट होते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू, और दूसरा इन्हें ल्यूटिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। मैं आगे जाके आपको इनकी अलग से क्लिनिकल एप्लीकेशन नहीं कराऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे ही आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ कि जितने भी रेजिन सीमेंट्स होते हैं जिनकी अभी अब टाइप्स आगे जाके पढ़ने वाले हैं, यानी कि जितने भी रेजिन बेस्ड सीमेंट्स हैं जिन्हें रेजिन सीमेंट भी कहा जा रहा है, पॉलीमराइजेबल ल्यूटिंग एजेंट भी कहा जा रहा है, इन्हें ल्यूटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि जो भी इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन जो कि लेबॉर्ट्री में बनाई जाती है उसे तुरंत स्ट्रक्चर से अडहेयर करवाने के लिए इन रेजिन सीमेंट्स को यूज़ किया जाता है, यानी कि सिर्फ ल्यूटिंग एप्लीकेशन के लिए रेजिन सीमेंट्स को यूज़ किया जाता है। इसीलिए मेकेब में रेजिन बेस्ड सीमेंट्स या रेजिन सीमेंट्स के लिए
पॉलीमराइजेबल ल्यूटिंग एजेंट्स का वर्ड यूज़ हुआ है, लेकिन उन्होंने पॉलीमराइजेबल ल्यूटिंग एजेंट्स में बेसिकली रेजिन सीमेंट्स ही बताए। तो इसलिए बहुत से स्टूडेंट जो कि मिके बुक को फॉलो कर रहे होते हैं, इन्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता कि डेंटल सीमेंट की कैटेगरी में ही ये रेजिन सीमेंट्स या रेजिन बेस्ड सीमेंट्स आते हैं, जो कि एक्चुअली पॉलीमराइजेबल ल्यूटिंग एजेंट्स भी जिन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पे अभी हम समराइज करते हैं कि रेजिन बेस्ड सीमेंट्स को रेजिन सीमेंट्स भी कहा जाता है, पॉलीमराइजेबल ल्यूटिंग एजेंट भी कहा जाता है। पॉलीमराइजेबल ल्यूटिंग एजेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी रेजिन बेस्ड सीमेंट्स होते हैं या रेजिन सीमेंट्स होते हैं, ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू सेट होते हैं और इन्हें ल्यूटिंग एप्लीकेशन के लिए मेनली यूज़ किया जाता है। तो रेजिन सीमेंट्स, रेजिन बेस्ड सीमेंट्स, पॉलीमराइजेबल ल्यूटिंग एजेंट्स वो डेंटल सीमेंट्स होते हैं जिनमें रेजिन मोनोमर एज अ मेन केमिकल कंपोनेंट या केमिकल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है, और ये जो सीमेंट होते हैं वो सेट होते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू। तो डेंटिस्ट्री में दो मेन टाइप्स के रेजिन सीमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, और वो रेजिन सीमेंट्स हैं लाइटली फिल्ड डाइक्रिलेट रेजिन्स और दूसरा है केमिकली एक्टिव रेजिन्स। केमिकली एक्टिव रेजिन्स की भी फर्दर टू टाइप है, फॉस्फोराइलेटेड मटेरियल्स और मेटा प्रोडक्ट्स। तो अब हम जाके डिस्कस करने वाले हैं इन दोनों टाइप्स, यानी कि ये जो रेजिन सीमेंट्स की दो टाइप्स हैं इन्हें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि इन दो टाइप्स का आपस में डिफरेंस क्या है और इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हें कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपका समराइज कर देती हूँ कि रेजिन बेस्ड सीमेंट्स को सिंपली रेजिन सीमेंट्स भी कहा जाता है और पॉलीमराइजेबल ल्यूटिंग एजेंट्स भी कहा जाता है। और ये वो सीमेंट्स होते हैं, यानी कि ये वो डेंटल सीमेंट्स होते हैं जिनमें रेजिन मोनोमर एज अ मेन केमिकल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है और जो कि सेट होते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू। और दो तरह के जो है वो दो मेन टाइप्स के रेजिन बेस्ड सीमेंट्स या रेजिन सीमेंट्स डेंटिस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है लाइटली फिल्ड डाइक्रिलेट रेजिन्स और दूसरा है केमिकली एक्टिव रेजिन्स। अब इन दोनों सीमेंट्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं लाइटली फिल्ड डाइक्रिलेट रेजिन्स को। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो रेजिन बेस्ड सीमेंट्स हैं वो मेनली दो टाइप्स के रेजिन बेस्ड सीमेंट्स डेंटिस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, एक है लाइटली फिल्ड डाइक्रिलेट रेजिन्स और दूसरा है केमिकली एक्टिव रेजिन्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं लाइटली फिल्ड डाइक्रिलेट रेजिन्स। तो लाइटली फिल्ड डाइक्रिलेट रेजिन समझे कि बिल्कुल रेजिन कॉम्पोजिट फिलिंग मटेरियल की तरह ही होते हैं, यानी कि इनके नाम से पता चल रहा है लाइटली फिल्ड डाइक्रिलेट रेजिन्स, यानी कि ये बिल्कुल जो है वो रेजिन कॉम्पोजिट फिलिंग मटेरियल की तरह है। लेकिन डिफरेंस ये होता है रेजिन कॉम्पोजिट फिलिंग मटेरियल और लाइटली फिल्ड डाइक्रिलेट रेजिन्स में कि लाइटली फिल्ड डाइक्रिलेट रेजिन में फिलर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होती है और जो फिलर का पार्टिकल साइज होता है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो कम रखा जाता है, यानी कि ये जो लाइटली फिल्ड डाइक्रिलेट रेजिन सीमेंट्स होते हैं ये बिल्कुल रेजिन कॉम्पोजिट फिलिंग मटेरियल की तरह होते हैं। लेकिन जो मेन डिफरेंस आता है वो ये आता है कि इनमें फिलर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम रखी जाती है और दूसरा जो फिलर का पार्टिकल साइज होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम रखा जाता है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि जो रेजिन सीमेंट्स होते हैं इन्हें मेनली ल्यूटिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसलिए फिलर की कंसंट्रेशन कम रखते हैं, फिलर का पार्टिकल साइज भी जो है वो कम रखते हैं ताकि थिन फिल्म थिकनेस जो है वो फॉर्म हो, जो कि मेन रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ल्यूटिंग सीमेंट के लिए। तो जो लाइटली फिल्ड डाइक्रिलेट रेजिन सीमेंट्स हैं, यानी कि ये जो टाइप है रेजिन सीमेंट की लाइटली फिल्ड डाइक्रिलेट रेजिन, ये क्या है? ये बिल्कुल जो है वो कॉम्पोजिट रेजिन फिलिंग मटेरियल की तरह है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये जो लाइटली फिल्ड डाइक्रिलेट रेजिन सीमेंट्स हैं इनमें फिलर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होती है और फिलर जो यूज़ किए जाते हैं उनका भी साइज़ जो है वो पार्टिकल साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल रखा जाता है ताकि थिन फिल्म थिकनेस फॉर्म हो, जो कि मेन रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ल्यूटिंग सीमेंट के लिए, क्योंकि रेजिन बेस्ड जो सीमेंट्स होते हैं या रेजिन सीमेंट्स होते हैं इन्हें मेनली ल्यूटिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। आई होप कि यहाँ पे आपको लाइटली फिल्ड डाइक्रिलेट रेजिन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब डिस्कस करते हैं कि ये जो लाइटली फिल्ड डाइक्रिलेट रेजिन है इन्हें किस तरह से सप्लाई किया जाता है, यानी कि इनकी मोड ऑफ सप्लाई क्या है। ये जो लाइट फिल्ड डाइक्रिलेट रेजिन होते हैं ये केमिकल क्योर फॉर्म में भी आते हैं, लाइट क्योर फॉर्म में भी आते हैं और ड्यूअल क्योर फॉर्म में भी आते हैं। मोस्ट कॉमनली जो इनकी फॉर्म यूज़ की जाती है वो ड्यूअल क्योर फॉर्म यूज़ की जाती है। केमिकली क्योर्ड का मतलब क्या होगा कि अगर केमिकली क्योर्ड लाइटली फिल्ड डाइक्रिलेट रेजिन सीमेंट की बात करें तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, जब आप दो डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे जिसमें एक में इनिशिएटर होगा और दूसरे में एक्टिवेटर होगा, तब जाके पॉलीमराइजेशन रिएक्शन यानी कि सेटिंग रिएक्शन जो है वो इनिशिएट होगा।
लाइट क्योर में जब लाइट से एक्सपोज करेंगे तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन स्टार्ट होगा और मटेरियल सेट होगा। डुअल क्योर में ये होता है कि केमिकली एक्टिवेटेड भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होते हैं, और जब लाइट से एक्सपोज करते हैं तो और तेजी से जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है वो इंटेंसिफाई हो जाता है। यानी कि दोनों तरीके से डुअल क्योर में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है, लाइट एक्टिवेटेड भी और केमिकल एक्टिवेटेड भी। तो ये जो लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन सीमेंट्स होते हैं ये मोस्टली डुअल क्योर की फॉर्म में आते हैं। और डुअल क्योर की फॉर्म में ये किस तरह से आते हैं कि दो पेस्ट की फॉर्म में जो है वो इन्हें सप्लाई किया जाता है। एक जो पेस्ट होता है इसमें इनिशिएटर प्रेजेंट होते हैं, लाइट एक्टिवेटेड इनिशिएटर भी प्रेजेंट होता है और केमिकली एक्टिवेटेड इनिशिएटर भी प्रेजेंट होता है। तो अगर आप सिंपली एक ट्यूब यूज़ करते हैं और इसे लाइट से एक्सपोज करते हैं तो इसमें लाइट एक्टिवेटेड इनिशिएटर भी प्रेजेंट है। तो वो लाइट जब इनिशिएटर पे लाइट जो है वो लाइट से एक्सपोज होगा तो वो इनिशिएटर फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन स्टार्ट होगी और मटेरियल सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डुअल क्योर का जो है वो यूज़ करना है तो सिंपली क्या किया जाता है कि दूसरा पेस्ट जिसमें केमिकल एक्टिवेटर प्रेजेंट होता है इस पहले पेस्ट को दूसरे पेस्ट के साथ मिक्स कर देते हैं। अब इसमें जो है वो आपके पास क्या है, केमिकल इनिशिएटर भी है और लाइट इनिशिएटर भी है और यहाँ पे केमिकल एक्टिवेटर है। तो जब आप इन दोनों को मिक्स करते हैं तो केमिकल एक्टिवेटर जो है वो केमिकल इनिशिएटर पे एक्ट करता है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन स्टार्ट करता है। और क्योंकि इसमें जो है वो लाइट एक्टिवेटेड इनिशिएटर भी प्रेजेंट है तो जब आप लाइट से एक्सपोज करेंगे तो लाइट एक्टिवेटेड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से डुअल क्योर जो है वो लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन सीमेंट्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, दो पेस्ट की फॉर्म पे आते हैं यूजली। अगर आप सिंगल पेस्ट के फॉर्म में यूज़ करते हैं तो लाइट से क्योर करते हैं, और अगर दोनों पेस्ट को मिक्स कर देते हैं तो लाइट एक्टिवेटेड पॉलीमराइजेशन भी होती है और केमिकल एक्टिवेटेड पॉलीमराइजेशन भी होती है। मोस्ट कॉमनली डुअल क्योर जो है वो आपके पास लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट सीमेंट्स को यूज़ किया जाता है। डुअल क्योर का फ़ायदा ये होता है जैसे कि अभी हमने देखा कि अगर आपको सिर्फ लाइट के थ्रू सेटिंग करवानी है तो आप सिर्फ लाइट से एक्सपोज करके सेट करवा देते हैं, लेकिन अगर आपने लाइट से भी लाइट एक्टिवेटेड पॉलीमराइजेशन भी करवानी है और केमिकल एक्टिवेटेड पॉलीमराइजेशन भी करवानी है तो आप जो है वो दोनों पेस्ट यानी कि जिसमें एक में इनिशिएटर प्रेजेंट है और दूसरे में केमिकल एक्टिवेटर प्रेजेंट है, दोनों पेस्ट को जो है वो मिक्स कर देते हैं तो डुअल फिनोमेना हो जाता है। यानी कि केमिकली एक्टिवेटेड पॉलीमराइजेशन भी होती है और लाइट एक्टिवेटेड पॉलीमराइजेशन भी होती है। तो डुअल क्योर का फ़ायदा जो है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, डुअल क्योर का फ़ायदा ये होता है सबसे पहले कि आपने क्या करना है डुअल क्योर कि आपने जो ये रेजिन बेस यानी कि ये जो आपके पास रेजिन सीमेंट है लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन सीमेंट, तो ये बेसिकली किस लिए ल्यूटिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। यानी कि ये तोत स्ट्रक्चर है और किसी भी इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन को तोत स्ट्रक्चर से ज्वाइन करने के लिए ये रेजिन सीमेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। यानी कि ये रेजिन सीमेंट है जो कि तोत स्ट्रक्चर और उस रेस्टोरेशन के बीच में जो है वो प्लेस होता है। तो डुअल क्योर का फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप डुअल क्योर जो है वो यूज़ करते हैं तो जब आप इसे लाइट से एक्सपोज करेंगे तो लाइट से एक्सपोज करने में यानी कि वो सीमेंट के एरियाज जो कि डायरेक्टली लाइट से एक्सपोज हो रहे होंगे वो तो फौरन सेट हो जाएंगे, और वो जो सीमेंट का ल्यूटिंग सीमेंट का एरिया होगा यानी कि वो जो रेजिन सीमेंट है जिसे आपने ल्यूटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया है, अगर वो लाइट से एक्सपोज नहीं भी हो रहा, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्राउन को तो स्ट्रक्चर से अटैच किया है और यहाँ पे रेजिन बेस्ड सीमेंट को इससे अटैच करवाने के लिए यूज़ किया गया है, और अब आप लाइट से एक्सपोज कर रहे हैं और आपने डुअल क्योर मटेरियल यूज़ किया है तो लाइट से एक्सपोज करने में वो एरियाज जो कि डायरेक्टली लाइट से एक्सपोज हो रहे होंगे वहाँ पे तो लाइट एक्टिवेटेड पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर रेस्टोरेशन का कोई पार्ट थिक है और लाइट जो है वो आपके पास अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर रही, जहाँ पे जो है वो ये जो लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन सीमेंट प्रेजेंट है लाइट पेनिट्रेट करके वहाँ तक नहीं भी जा पा रही, तो भी क्या होगा कि अगर वहाँ पे लाइट पर एक्टिवेटेड पॉलीमराइजेशन नहीं भी हो रहा तो डुअल क्योर की वजह से क्या होगा कि वहाँ पे एटलीस्ट केमिकल एक्टिवेटेड पॉलीमराइजेशन हो रही होगी और वो मटेरियल जो है वो सेट हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो डुअल क्योर होता है उसका फ़ायदा यही होता है कि कमांड सेट यानी कि जो मार्जिन्स है जो कि एक्सपोज हुआ है जहाँ से सीमेंट वहाँ से आप डायरेक्टली लाइट को जो है वो एक्सपोज करते हैं, दिखाते हैं वहाँ पे लाइट, और वो जो लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन सीमेंट होता है वो फ़ौरन से सेट हो जाता है। लेकिन जहाँ पे वो एरियाज जो कि रेस्टोरेशन के जो कि बहुत ज़्यादा थिक होते हैं जिसकी वजह से लाइट जो है वो ल्यूटिंग सीमेंट तक नहीं पहुँच पा रही होती, या फिर लाइट पेनिट्रेशन किसी भी वजह से कि जो नेबरिंग तो थे उनकी पोजीशन इस तरह की है कि वो लाइट को पेनिट्रेट नहीं होने दे रहे, ल्यूटिंग सीमेंट के पास पहुँचने नहीं दे रहे, तो वहाँ पे डुअल क्योर फिनोमेना का फ़ायदा ये होता है कि जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच रही होती वहाँ पे केमिकल एक्टिवेटेड पॉलीमराइजेशन तो हो ही रही होती है, तो उसके थ्रू जो है वो मटेरियल सेट हो जाता है। तो इसीलिए डुअल क्योर फॉर्म जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है
लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन सीमेंट्स के लिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन सीमेंट्स होते हैं इन्हें कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। अब आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि जब भी लाइटली रेजिन बेस्ड जो सीमेंट्स हैं यानी कि रेजिन सीमेंट्स हैं, ये बेसिकली दो टाइप्स की इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन सीमेंट्स और केमिकली एक्टिव रेजिन्स। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन, जिसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये क्या होता है, बिल्कुल रेजिन कॉम्पोजिट फिलिंग मटेरियल की तरह है, बस इसमें फिलर की कंसंट्रेशन कम होती है बहुत ज़्यादा और फिलर का पार्टिकल साइज भी बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसीलिए ये जो लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन सीमेंट्स होते हैं इनमें कोई भी एडिसिव प्रॉपर्टी नहीं होती, ये केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते, ना ही तो स्ट्रक्चर के साथ बनाते हैं, ना ही उन मटेरियल्स के साथ बनाते हैं जिन्हें इनडायरेक्ट रेस्टोरेशंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल के मेटल्स एंड अलॉयज, सेरेमिक्स एंड पोर्सलिन्स, किसी के भी साथ ये एडिसिव या केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते। ये भी क्या करते हैं, मैकेनिकल इंटरलॉकिंग करते हैं। मैकेनिकल इंटरलॉकिंग किस तरह से करते हैं कि ये जो लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन सीमेंट है ये किन को ज्वाइन कर रहे हैं, इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन जो कि या तो मेटल या अलॉय से बनी हुई है या सेरेमिक की किसी टाइप से बनी हुई है, या तो सेरेमिक की पोर्सलिन से बनी हुई है, जिरकोनिया से बनी हुई है, ईमैक्स से, किसी से भी बनी हुई है, तो उसको तो स्ट्रक्चर से ज्वाइन करवाना होता है। तो ये जो लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन्स होते हैं इनकी कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती तो स्ट्रक्चर के साथ, ना ही उन मटेरियल्स के साथ जिनसे इनडायरेक्ट रेस्टोरेशंस बनाई जाती हैं। तो ये मैकेनिकल इंटरलॉकिंग पे डिपेंड करते हैं। मैकेनिकल इंटरलॉकिंग किस तरह से, जैसे कि हमने रेजिन कॉम्पोजिट फिलिंग मटेरियल के लिए पढ़ा था। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जहन में आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी आप लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उस सीमेंट को तुत स्ट्रक्चर से बॉन्ड करवाने के लिए आप तुत को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे कि तुत को ट्रीट किया जाता है जब रेजिन कॉम्पोजिट फिलिंग मटेरियल को तुत स्ट्रक्चर से ज्वाइन करना होता है। तो क्या किया जाता है, इसको बॉन्ड करवाने के लिए लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन को तुत स्ट्रक्चर से बॉन्ड करवाने के लिए तुत स्ट्रक्चर को आप एच करते हैं और डेंटिंग बॉन्डिंग एजेंट जो है वो अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया तुत स्ट्रक्चर का। तो इस तरह से मैकेनिकल यानी कि माइक्रो मैकेनिकल बॉन्ड बनता है लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन सीमेंट का तुत स्ट्रक्चर से। अब बात करते हैं कि ये जो लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन सीमेंट होते हैं ये उन मटेरियल से किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं जिनसे इनडायरेक्ट रेस्टोरेशंस बनाई जाती हैं, यानी कि इनले, ऑनले, क्राउन, ब्रिजेस बनाए जाते हैं। तो डेंटिस्ट्री में दो तरह के ही सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, मेटल्स एंड अलॉयज यूज़ होते हैं या सेरेमिक यूज़ होते हैं। पोर्सलिन भी सेरेमिक के टाइप पे आता है, जिरकोनिया भी सेरेमिक के टाइप में आता है, ईमैक्स भी इसी के टाइप में आता है, ग्लास फ्यूज सेरेमिक्स भी इसी टाइप में आते हैं। तो यहाँ पे इसलिए जनरलाइज वर्ड सेरेमिक्स का यूज़ किया हुआ है। तो ये जो लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन सीमेंट्स होते हैं इनकी सेरेमिक के साथ भी कोई बॉन्डिंग नहीं होती। आपको वो इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन जो कि किसी सेरेमिक से बनी हुई होती है उसकी भी फिटिंग सरफेस को इस तरह से ट्रीट करना होता है कि वो सरफेस रफन हो जाए और उसकी मैकेनिकल इंटरलॉकिंग हो जाए लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन सीमेंट के साथ। तो सेरेमिक की बनी हुई जो रेस्टोरेशंस होती हैं इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन जिन्हें तुत स्ट्रक्चर से ज्वाइन करने के लिए अगर आप लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो तुत स्ट्रक्चर के लिए आप एसिड एचिंग करते हैं, डेंटिंग बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई करते हैं और वो जो रेस्टोरेशन है या वो जो अप्लायंस या प्रोसेसिस है जो कि सेरेमिक से बनी हुई है उससे आपने क्या करना होता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से एच करते हैं और उसके बाद साइलेन कपलिंग एजेंट जो है वो अप्लाई करते हैं। तो आपने क्या किया, दोनों को प्रिपेयर करना होता है क्योंकि लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन जो सीमेंट होता है इसकी केमिकल बॉन्डिंग ना ही सेरेमिक के साथ है ना ही तुत स्ट्रक्चर के साथ है। तो दोनों की सरफेस को आपने इस तरह से प्रिपेयर करना है, सेरेमिक की भी और तुत स्ट्रक्चर भी की, कि ये मैकेनिकल बॉन्ड बनाए उसके साथ यानी कि मैकेनिकल इंटरलॉकिंग हो। तो तुत स्ट्रक्चर के लिए क्या किया जाता है, एसिड एचिंग की जाती है, डेंटिंग बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई किया जाता है और वो रेस्टोरेशन या अप्लायंस जो कि सेरेमिक से बना हुआ है उसकी सरफेस को आप एच करते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से और फिर साइलेंट कपलिंग एजेंट जो है वो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि वो सेरेमिक की रेस्टोरेशंस यानी कि वो इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन जो कि ऐसे सेरेमिक से बनी हुई होती हैं जो कि एचेबल नहीं होता, क्योंकि अगर आप लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसे यूज़ करने के लिए सेरेमिक के साथ एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि सेरेमिक ऐसा हो जिसकी सरफेस को एच किया जा सके, क्योंकि कुछ सेरेमिक ऐसे होते हैं बहुत ही हाई स्ट्रेंथ सेरेमिक जैसे कि ग्लास फ्यूज्ड इन सेरेमिक है जिससे इंसेडाम भी कहा जाता है। ये जो सेरेमिक होता है ये इतना ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ होता है कि इसकी सरफेस को एच नहीं किया जा सकता। तो अगर इसकी सरफेस को एच नहीं कर सकते, साइलेंट कपलिंग एजेंट अप्लाई नहीं कर सकते, उसके बाद
तो फिर जो होता है इस तरह के सेरेमिक के साथ आप फिर लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन सीमेंट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कोई केमिकल बॉन्डिंग सेरेमिक के साथ नहीं होती, और आपने सेरेमिक की सरफेस को रफन करना होता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से, एंड देन साइलेंट कपलिंग एजेंट अप्लाई करना होता है। तो ये जो हाई स्ट्रेंथ सेरेमिक होते हैं लाइक ग्लास फ्यूज सेरेमिक एंड सिराम, इसको आप एच नहीं कर सकते। तो इसलिए लाइटली फिल्ड जो डाइएक्रिलेट रेजिन सीमेंट्स होते हैं उन्हें आप इस तरह के सेरेमिक के साथ यूज़ नहीं कर सकते। फिर आ जाते हैं कि अगर रेस्टोरेशन यानी कि इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन जिसे आपने तो स्ट्रक्चर से ज्वाइन करना है लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलिक रेजिन के साथ, और वो जो इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन है यानी कि इनले ऑनले क्राउन या ब्रिज वो किसी मेटल या एलॉय से बना हुआ है, तो ये जो लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन होते हैं इनकी कोई भी बॉन्डिंग मेटल या एलॉय के साथ नहीं होती। आपने वो जो इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन है जो कि मेटल या एलॉय से बनी हुई है उसकी भी सरफेस को आप रफन करते हैं या तो सैंड ब्लास्टिंग के थ्रू या किसी और प्रोसेस के थ्रू, एंड देन ऐसे कपलिंग एजेंट जो है वो अप्लाई करते हैं जो कि मेटल और ये जो डाइएक्रिलेट रेजिन सीमेंट्स होते हैं यानी कि लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन सीमेंट्स इनके बीच में जो है वो बॉन्डिंग करा सकें। तो यहाँ पे मैं आपके लिए समराइज़ करती हूँ कि ये जो लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन सीमेंट्स होते हैं ये बिल्कुल रेजिन कॉम्पोजिट फिलिंग मटेरियल की तरह हैं, बस फ़र्क ये होता है कि इनमें फिलर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होती है और फिलर का पार्टिकल साइज़ भी बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल साइज़ यूज़ किए जाते हैं ताकि मेक श्योर करने के लिए कि फिल्म थिकनेस जो है वो बहुत ही मिनिमल हो या बहुत ही कम फिल्म थिकनेस की इसकी वैल्यू हो। तो इसीलिए ये जो लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन सीमेंट्स होते हैं इनकी कोई भी केमिकल बॉन्डिंग ना ही तो स्ट्रक्चर के साथ होती है ना ही उन मटेरियल्स के साथ होती है जिनसे इनडायरेक्ट रेस्टोरेशंस बनाई जाती हैं, और उन इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन को तो स्ट्रक्चर से ज्वाइन करने के लिए जब इन लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन सीमेंट्स को यूज़ किया जाता है तो क्योंकि कोई भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती तो ये जो लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन सीमेंट्स होते हैं ये मैकेनिकल इंटरलॉकिंग के थ्रू जो है वो दो स्ट्रक्चर और इनडायरेक्ट रेस्टोरेशंस को आपस में ज्वाइन करते हैं। तो इसीलिए अगर आप लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो आपने तो स्ट्रक्चर की सरफेस को ट्रीट करना होता है बिल्कुल सेम जैसे कि रेजिन कॉम्पोजिट फिलिंग मटेरियल के लिए करते हैं, एसिड एचिंग करते हैं, डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई करते हैं। क्योंकि ये जो लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन सीमेंट होते हैं इनकी कोई भी बॉन्डिंग जो है वो ना ही सेरेमिक के साथ होती है ना ही मेटल एलॉय के साथ होती है, तो इसलिए सेरेमिक की सरफेस को आप ट्रीट करते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से और साइलेंट कपलिंग एजेंट अप्लाई करते हैं, और अगर मेटल की सरफेस से जो है वो बॉन्डिंग करवानी है इन लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन सीमेंट की तो मेटल की सरफेस को भी रफिन किया जाता है सैंड ब्लास्टिंग की प्रोसेस के थ्रू और कोई कपलिंग एजेंट जो है वो अप्लाई किया जाता है ताकि वो मेटल और ये रेजिन बेस्ड सीमेंट्स की जो है वो बॉन्डिंग करा सके। तो ये हो गए आपके लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन सीमेंट्स। अब हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकली एक्टिव रेजिन सीमेंट्स। केमिकली एक्टिव रेजिन सीमेंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको ये समझ में आए कि लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन सीमेंट्स और केमिकली एक्टिव रेजिन सीमेंट्स में क्या डिफरेंस है। ये जो केमिकली एक्टिव रेजिन सीमेंट्स होते हैं ये ऐसे रेजिन सीमेंट्स होते हैं या ऐसे रेजिन बेस्ड सीमेंट्स होते हैं जिनमें कोई ऐसा फंक्शनल ऑर्गेनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसकी इंट्रिंसिक एडहेसिव एक्टिविटी होती है, यानी कि ये जो केमिकली एक्टिव रेजिन सीमेंट्स होते हैं ये वो रेजिन बेस्ड सीमेंट्स होते हैं जिनमें कोई ऐसा फंक्शनल ऑर्गेनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि केमिकल बॉन्डिंग करवा सकता है इन सीमेंट्स की, ना ही सिर्फ दो स्ट्रक्चर से बल्कि उन मटेरियल से भी जिनसे इनडायरेक्ट रेस्टोरेशंस डेंटिस्ट्री में बनाई जाती हैं। क्योंकि ये जो रेजिन बेस्ड सीमेंट्स हैं ये मेनली किन पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, ल्यूटिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो ल्यूटिंग एप्लीकेशन का काम क्या है ल्यूटिंग सीमेंट का, कि वो इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन जिसे लेबोरेटरी में बनाया गया है उसे तो स्ट्रक्चर से ज्वाइन करने के लिए ल्यूटिंग सीमेंट यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो केमिकली एक्टिव रेजिन सीमेंट्स होते हैं इनमें कोई फंक्शनल ऑर्गेनिक ग्रुप या कोई ऐसा फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जिसकी इंट्रिंसिक एडहेसिव कैपेसिटी होती है या इसके इंट्रिंसिक एडहेसिव एक्टिविटी या कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये केमिकल बॉन्ड बना सकता है टूथ स्ट्रक्चर के साथ भी और उन मटीरियल्स के साथ भी जिससे डेंटिस्ट्री में इनडायरेक्ट रेस्टोरेशंस बनाई जाती हैं, यानी कि मेटल्स एंड एलॉयज और सेरेमिक्स। तो यानी कि केमिकली एक्टिव रेजिन सीमेंट्स वो रेजिन बेस्ड सीमेंट्स होते हैं जिनमें कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जो कि केमिकल बॉन्ड बनाता है टूथ स्ट्रक्चर के साथ भी और उन मटेरियल्स के साथ भी जिनसे वो इनडायरेक्ट रेस्टोरेशंस बनाई जाती हैं जिन्हें उस टूथ स्ट्रक्चर से ज्वाइन करना है।
तो यानी कि ये जो केमिकली एक्टिव रेजिन सीमेंट्स होते हैं इनके अंदर केमिकल बॉन्डिंग पोटेंशियल होता है, यानी कि केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं तो स्ट्रक्चर के साथ भी और उन मटीरियल्स के साथ भी जिनसे वो इनडायरेक्ट रेस्टोरेशंस बनाई जाती हैं, और उन डायरेक्ट रेस्टोरेशन को आपने तो स्ट्रक्चर से ज्वाइन करना है। यानी कि अब आपने खुद इमेजिन करें कि एक टूथ है जिस पे आपने इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन क्राउन देना है और आप केमिकली एक्टिव रेजिन सीमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो केमिकली एक्टिव रेजिन सीमेंट क्या कर रहा है कि ना सिर्फ वो केमिकल बॉन्ड टूथ स्ट्रक्चर के साथ बना रहा है बल्कि उस मटीरियल के साथ भी बना रहा है जिससे वो इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन क्राउन बना हुआ है। तो ये जो केमिकली एक्टिव रेजिन सीमेंट्स हैं इन्होंने एक तरीके से डेंटिस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है कि यानी कि पहले जो था वो रेस्टोरेशंस को, यानी कि जो इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन बनाई जाती थी, क्राउन है, ब्रिज है, इनले है, ऑनले है, इन्हें टूथ स्ट्रक्चर से रिटेन कराने के लिए दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होते थे। एक तो कि टूथ स्ट्रक्चर को इस तरह से प्रिपेयर करें कि वो रेस्टोरेशन को रिटेन करें, इसके लिए टूथ बहुत ज़्यादा कट करना पड़ता था, टूथ को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ता था। दूसरा, टूथ की सरफेस और रेस्टोरेशन की सरफेस को बहुत ज़्यादा रफ रखा जाता था, बहुत ज़्यादा अंडरकट्स उसमें रखे जाते थे ताकि सीमेंट जो है वो फ्लो कर सके और जो है वो मैकेनिकली रिटेन करवा सके। लेकिन ये जो केमिकली एक्टिव रेजिन सीमेंट्स होते हैं जिन्हें आप सबसे ज़्यादा ल्यूटिंग सीमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, इन्होंने इसी तरीके से रेवोल्यूशनाइज कर दिया कि ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं टूथ स्ट्रक्चर के साथ भी और उन मटीरियल्स के साथ भी जिनसे वो इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन यानी कि क्राउन, ब्रिज, इनले, ओनले, ओवरलेस बनाए जाते हैं। तो इसीलिए अब बहुत ज़्यादा टूथ स्ट्रक्चर को ना ही कट करने की नीड होती है, बहुत ज़्यादा रिटेंटिव डिज़ाइन भी बनाने की नीड नहीं होती। और दूसरा, ये जो रेजिन बेस्ड सीमेंट्स होते हैं जितने भी तरीके के, अभी जो हमने लाइटली फिल्ड डाइक्रिलिक रेजिन सीमेंट्स पढ़ा, ये जो केमिकली एक्टिव जो रेजिन सीमेंट्स है ये सारे मल्टीपल शेड्स में आते हैं। तो इसीलिए आप पेशेंट के लिहाज से शेड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इन रीजंस की वजह से ये जो केमिकली एक्टिव रेजिन सीमेंट्स होते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि एक तो ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, मल्टीपल शेड्स में प्रेजेंट होते हैं, ये इनकी जो है वो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिन्होंने अब रेवोल्यूशनाइज कर दिया है डेंटिस्ट्री को। और स्पेशली अब ये जो केमिकली एक्टिव रेजिन सीमेंट्स हैं इन्हें डेंटिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, स्पेशली कि जब अब जो है वो डेंटिस्ट्री में जबकि ट्रेंड बनता जा रहा है एस्थेटिक रेस्टोरेशंस का, यानी कि जो इनडायरेक्ट रेस्टोरेशंस भी अब दी जाती हैं या तो वो पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल की दी जाती हैं या किसी भी टाइप के सेरेमिक की दी जाती हैं, पोर्सलिन की, जिरकोनिया की, ई मैक्स की। तो इस वजह से जो है वो अब ये केमिकली एक्टिव रेजिन सीमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और इनकी इसी केमिकल बॉन्डिंग पोटेंशियल की वजह से अब इन्हें डेंटिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो केमिकली एक्टिव रेजिन सीमेंट्स होते हैं ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं टूथ स्ट्रक्चर के साथ भी और उन मटीरियल्स के साथ भी जिनसे इनडायरेक्ट रेस्टोरेशंस डेंटिस्ट्री में बनाई जाती हैं, लाइक मेटल्स एंड एलॉयज और सेरेमिक्स। लेकिन ये सबसे अच्छा बॉन्ड जो है वो मेटल के साथ बनाते हैं, यानी कि मेटल्स एंड एलॉयज के साथ ये बहुत ज़बरदस्त बॉन्ड बनाते हैं। सेरेमिक के साथ भी ये बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन समटाइम्स सेरेमिक की ही टाइप्स हैं, पोर्सलिन है आपके पास, जिरकोनिया है, एल्यूमिना इंसर्ट्स है, एल्यूमिनस पोर्सलिन है, ये सब सेरेमिक की ही टाइप्स हैं। तो सेरेमिक जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो समटाइम्स सेरेमिक प्राइमर जो है वो नीड होती है, यानी कि केमिकली एक्टिव रेजिन सीमेंट्स और सेरेमिक के बीच में सेरेमिक प्राइमर यूज़ किया जाता है ताकि वो सेरेमिक की बॉन्डिंग करवा सके, जो है सेरेमिक की बॉन्डिंग करवा सके केमिकली एक्टिव रेजिन सीमेंट्स के साथ और अच्छे से। लेकिन अब जो केमिकली एक्टिव रेजिन सीमेंट्स आ रहे हैं उन्हें सेरेमिक प्राइमर की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती, वो अब सेरेमिक के साथ भी जो है वो बहुत अच्छा बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन ये जितने भी केमिकली एक्टिव रेजिन सीमेंट्स होते हैं ये तो स्ट्रक्चर के साथ और मेटल के साथ, तो मेटल्स एंड एलॉयज के साथ तो बहुत ही अच्छा बॉन्ड बनाते हैं और सेरेमिक के साथ अब ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ इनकी बॉन्डिंग इंप्रूव हो रही है जैसे जैसे इनकी कॉम्पोजिशन और इनमें एडवांसमेंट आती जा रही है। आई होप कि यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि केमिकली एक्टिव रेजिन सीमेंट्स वो रेजिन बेस्ड सीमेंट्स होते हैं या वो रेजिन सीमेंट्स होते हैं जिनमें कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि केमिकल बॉन्ड बना सकता है टूथ स्ट्रक्चर के साथ भी और उन मटीरियल्स के साथ भी जिनसे डेंटिस्ट्री में इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन बनाई जाती है। यानी कि ये जो केमिकली एक्टिव रेजिन्स होते हैं ये केमिकल बॉन्डिंग पोटेंशियल शो करते हैं। अब ये जो केमिकली एक्टिव रेजिन सीमेंट्स होते हैं ये फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, डिपेंड कर रहा होता है कि इनमें कौन सा ऑर्गेनिक ग्रुप जो है, ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि केमिकल बॉन्डिंग करवा रहा है टूथ स्ट्रक्चर के साथ और उन मटीरियल्स के साथ जिनसे डेंटिस्ट्री में इनडायरेक्ट रेस्टोरेशंस बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले जो टाइप है केमिकली एक्टिव रेजिन सीमेंट्स की वो है फॉस्फोराइलेटेड रेजिन सीमेंट्स। फॉस्फोराइलेटेड रेजिन सीमेंट्स में कोई फॉस्फोराइलेटेड रेजिन मोनोमर प्रेजेंट होता है, या तो फिनाइल पी प्रेजेंट होता है जिसका पूरा नाम है 2 मिथाक्रिल ऑक्साइड इथाइल फिनाइल हाइड्रोजन फॉस्फेट,
या फिर इनमें प्रेजेंट होता है MDP, टैन मिथैक्रिल ऑक्सीडिसाइल डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। यानी कि ये जो टाइप है केमिकली एक्टिव रेजिन सीमेंट की, फॉस्फोराइलेटेड रेजिन सीमेंट्स, फॉस्फोराइलेटेड रेजिन सीमेंट में कोई फॉस्फोराइलेटेड रेजिन मोनोमर प्रेजेंट होता है, फिनाइल P या MDP। ये वो फॉस्फोराइलेटेड रेजिन मोनोमर है जिसके अंदर केमिकली बॉन्डिंग पोटेंशियल होता है, यानी कि ये केमिकल बॉन्ड बना सकता है तो स्ट्रक्चर के साथ और उन मटेरियल के साथ जिनसे डेंटिस्ट्री में इनडायरेक्ट रेस्टोरेशंस बनाई जाती हैं। और ये जो फॉस्फोराइलेटेड रेजिन मोनोमर होते हैं ये एसिडिक भी होते हैं। अच्छा, अब एसिडिक होने का मतलब क्या होता है कि ये जो फॉस्फोराइलेटेड रेजिन मोनोमर है इनमें कोई एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। एसिड ग्रुप प्रेजेंट होने का फ़ायदा क्या होता है कि जब भी कोई रेजिन मोनोमर एसिडिक भी है, यानी कि इसमें कोई एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो ये जो मोनोमर है जब ये पॉलीमराइज होगा तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू मटेरियल तो सेट करेगा, लेकिन एसिड ग्रुप जो होता है वो क्या करता है कि तो स्ट्रक्चर को एच भी करता है, एचिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है, तो स्ट्रक्चर की सरफेस को रफन करता है। तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त डुअल एडवांटेज ये हो जाता है कि फॉस्फोराइलेटेड रेजिन मोनोमर क्या है कि ये केमिकल बॉन्डिंग भी करवा रहा है तो स्ट्रक्चर और डिफरेंट मटेरियल्स के साथ। दूसरा, इसमें एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, ये एसिडिक है, इसमें एसिड ग्रुप प्रेजेंट है जो कि तो स्ट्रक्चर को एच कर सकते हैं और उसकी बॉन्डिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं तो स्ट्रक्चर के साथ। और ये जो फॉस्फोराइलेटेड रेजिन सीमेंट होते हैं ये तो स्ट्रक्चर के साथ भी केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, एनामेल और डेंटिन दोनों के साथ, और ये मेटल्स एंड एलॉयज के साथ भी बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन स्पेशली ये मेटल्स एंड एलॉयज के साथ किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि मेटल्स एंड एलॉयज की जो रेस्टोरेशंस होती हैं वो डेंटिस्ट्री में किस प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती हैं, कास्टिंग के थ्रू बनाई जाती हैं। तो जब भी कास्टिंग का प्रोसेस होता है तो मेटल की जो सरफेस लेयर होती है उस पर मेटल ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। तो ये जो फॉस्फोराइलेटेड रेजिन सीमेंट्स होते हैं ये उसी मेटल ऑक्साइड की लेयर के साथ केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि ये जो फॉस्फोराइलेटेड रेजिन मोनोमर है ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो स्ट्रक्चर के साथ भी और मेटल्स एंड एलॉयज के साथ भी बनाते हैं। और मेटल्स एंड एलॉयज के साथ किस तरह से बनाते हैं कि मेटल्स एंड एलॉयज की सरफेस पे जो ऑक्साइड की लेयर होती है उसके साथ केमिकल बॉन्ड जो है ये फॉर्म कर रहे होते हैं। तो अब देख लेते हैं कि फॉस्फोराइलेटेड रेजिन जो सीमेंट्स होते हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये मेटल के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं और नॉन प्रेशियस एलॉयज के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नॉन प्रेशियस एलॉयज में आपके पास निकल क्रोमियम, कोबाल्ट क्रोमियम एलॉयज आ जाते हैं। तो स्टेनलेस स्टील और नॉन प्रेशियस एलॉयज के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का एडवांटेज या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं क्यों हैं, वो इसलिए बनाते हैं कि स्टेनलेस स्टील और नॉन प्रेशियस जो एलॉयज होते हैं इनमें मेटल ऑक्साइड की लेयर फॉर्म होती है कास्टिंग के प्रोसेस के बाद, जिसके थ्रू ये जो फॉस्फोराइलेटेड जो रेजिन सीमेंट्स होते हैं ये बहुत अच्छा बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और उस रेस्टोरेशन को तो स्ट्रक्चर से जो है वो ज्वाइन करते हैं। और अगर आप मेटल की सरफेस को या अलॉय की सरफेस को सैंडब्लास्ट करके रफन कर दें, कोई मेटल प्राइमर यूज़ कर दें, तो और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है मेटल अलॉय और इस फॉस्फोराइलेटेड रेजिन सीमेंट के बीच में। ये जो फॉस्फोराइलेटेड रेजिन सीमेंट्स होते हैं इनमें एक रेंज आती है पैनाविया रेजिन सीमेंट्स करके। ये जो सीमेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ऑक्सीजन इनिबिशन से, तो इनके साथ यूजली सप्लायर जो होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, जेल प्रोवाइड करते हैं। तो वो जैसे ही जब वो मटेरियल सेट हो रहा होता है, सेटिंग के दौरान आप उस मटेरियल को जेल से कवर कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन इनिबिशन लेयर जो है वो फॉर्म ना हो और कंप्लीट पॉलीमराइजेशन जो है वो हो सके। जो फॉस्फोराइलेटेड रेजिन सीमेंट्स है ये सेल्फ क्योर फॉर्म में भी आते हैं और डुअल क्योर फॉर्म में भी आते हैं, लेकिन डुअल क्योर फॉर्म जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। जब भी रेजिन सीमेंट्स की बात की जाती है तो रेजिन सीमेंट्स में सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है डुअल क्योर फॉर्म को। सेल्फ क्योर फॉर्म का मतलब ये होता है कि केमिकली एक्टिवेटेड दो पेस्ट की फॉर्म में आएंगे, एक में इनिशिएटर होगा एक में एक्टिवेटर होगा, लेकिन मोस्टली डेंटिस्ट्री में डुअल क्योर फॉर्म जो है वो यूज़ की जाती है। तो स्ट्रक्चर पे अगर डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई कर देंगे तो ये जो फॉस्फोराइलेटेड रेजिन सीमेंट्स होते हैं ये और ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है इनकी तो स्ट्रक्चर के साथ। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये सेल्फ एचिंग प्राइमर के तौर पे भी एक्ट करते हैं फॉस्फोराइलेटेड रेजिन सीमेंट्स, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोराइलेटेड रेजिन मोनोमर जिनके पास एसिडिक ग्रुप होता है। और ये एसिडिक ग्रुप क्या करते हैं, सेल्फ एच करते हैं, यानी कि तो स्ट्रक्चर की सरफेस को रफन करते हैं ताकि ये जो रेजिन सीमेंट्स हैं ये बहुत अच्छे से अडहियर कर सकें तो स्ट्रक्चर के साथ।
अब आ जाते हैं केमिकली एक्टिव रेजिन सीमेंट की दूसरी टाइप पे, जो कि है 4 मेटा रेजिन सीमेंट्स, या जिससे 4 मेटा प्रोडक्ट्स भी जो है वो कहा गया है मेकेब बुक में। तो ये जो 4 मेटा रेजिन सीमेंट्स होते हैं, इनमें कौन सा ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि इनकी केमिकल बॉन्डिंग कराता है तो स्ट्रक्चर के साथ, और उन डायरेक्ट मटीरियल्स के साथ जिन्हें यूज़ किया जाता है डेंटिस्ट्री में इनडायरेक्ट रेस्टोरेशंस बनाने के लिए, और वो है ऑर्गेनिक कंपोनेंट, वो है 4 मेटा, जिसे कहा जाता है 4 मिथाक्रिल ऑक्सी इथाइल ट्राइमेलेटेट एनहाइड्राइड। यानी कि ये जो 4 मेटा रेजिन सीमेंट्स होते हैं, इनमें जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि इनकी केमिकल बॉन्डिंग करवाता है तो स्ट्रक्चर के साथ और डिफरेंट बायो मटीरियल के साथ, वो है 4 मेटा। तो अब इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये भी जो 4 मेटा रेजिन सीमेंट्स होते हैं, ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो स्ट्रक्चर के साथ, और मेटल्स एंड एलॉयज के साथ भी बॉन्ड बनाते हैं मेटल ऑक्साइड लेयर के थ्रू, जैसा कि अभी हमने फॉस्फोराइलेटेड रेजिन सीमेंट के लिए डिस्कस किया था। तो 4 मेटा प्रोडक्ट्स भी डेंटिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। हाउएवर इनकी एक लिमिटेशन ये बताई जाती है कि इनकी केमिकल स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी से रिलेटेड जो है वो साइंटिस्ट ने कुछ कंसर्न बताए हैं, लेकिन स्टिल ये मटीरियल भी जो है वो डेंटिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अगर हम बहुत ही की पॉइंट की बात करें तो केमिकली एक्टिव रेजिन सीमेंट जो है वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं या केमिकली बॉन्ड करते हैं तो स्ट्रक्चर से और मेटल से फंक्शनल मोनोमर्स के थ्रू लाइक MDPA एंड 4 मेटा। यानी कि ये जितने भी केमिकली एक्टिव रेजिन सीमेंट्स होते हैं ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो स्ट्रक्चर के साथ भी और मेटल्स एंड एलॉयज के साथ भी। इनमें प्रेजेंट जो फंक्शनल मोनोमर्स होते हैं लाइक 4 मेटा है, MDP है, फॉस्फोराइलेटेड रेजिन्स है, इनके साथ जो है वो ये इन फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो स्ट्रक्चर के साथ भी, मेटल्स एंड एलॉयज के साथ भी। और अगर आप सेरेमिक प्राइमर यूज़ करते हैं तो अब ये सेरेमिक्स के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड जो है वो बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मोड ऑफ सप्लाई, मैनिपुलेशन एंड प्रॉपर्टीज़ रेजिन बेस्ड सीमेंट्स के लिए, जो कि जितने भी दोनों टाइप्स के रेजिन बेस्ड सीमेंट्स हमने पढ़े हैं, लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन सीमेंट्स और केमिकली एक्टिव रेजिन सीमेंट, दोनों के लिए सेम अप्लाई होते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो रेजिन बेस्ड सीमेंट्स होते हैं ये पेस्ट फॉर्म में भी आते हैं, 1 पेस्ट में भी आते हैं, 2 पेस्ट में भी आते हैं, डिपेंड कर रहा होता है कि क्योरिंग क्या है, लाइट क्योर है, सेल्फ क्योर है, कौन सा है। कैप्सूल्स की फॉर्म में भी आते हैं ये जो रेजिन बेस्ड सीमेंट्स होते हैं, लेकिन पेस्ट फॉर्म में या पेस्ट सिस्टम में इन्हें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इनका जो सेटिंग रिएक्शन होता है वो क्या होता है, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब बात करते हैं मैनिपुलेशन की। मैनिपुलेशन के लिए क्या होता है कि इतने भी रेजिन बेस्ड सीमेंट्स होते हैं ये सिंगल शेड में नहीं आते हैं। इनका यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये मल्टीपल शेड्स में आते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी सीमेंट्स पढ़े थे जिन्हें ल्यूटिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जिंक फॉस्फेट है, ग्लास आयनोमर है, पॉलीकार्बोजाइलेट सीमेंट है, इन सब का मसला ये था कि ये ओपेसिटी शो करते हैं। ग्लास आयनोमर कम करता है लेकिन इवेंचुअली वो भी करता है, लेकिन इन रेजिन बेस्ड सीमेंट्स का फ़ायदा ये होता है कि ये मल्टीपल शेड्स में अवेलेबल होते हैं। आप पेशेंट से मैचिंग शेड जो कि रिक्वायर होता है आप वो सेलेक्ट करते हैं। जिस टूथ पे आपने जो है वो रेस्टोरेशन को एडहियर करवाना है, ल्यूट करवाना है, उस रेजिन बेस्ड सीमेंट के थ्रू उस टूथ स्ट्रक्चर को आप आइसोलेट करते हैं, ड्राई करते हैं, और डिपेंड करता है कि आप सीमेंट की कौन सी टाइप यूज़ कर रहे हैं। लाइटली फिल्ड डाइएक्रिलेट रेजिन यूज़ कर रहे हैं तो आप पूरा एचिंग भी करते हैं, डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट भी अप्लाई करते हैं। केमिकली एक्टिव रेजिन यूज़ कर रहे हैं तो डिपेंड करता है कि अगर मैन्युफैक्चरर डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई किया है तो वो आपने टूथ की सर्फेस पे अप्लाई करना होता है। ये तो ये कंप्लीटली सीमेंट की टाइप पे डिपेंड कर रहा होता है, और आपने मिक्स करना होता है सीमेंट को, डिपेंड करता है कि आप कौन सा सीमेंट यूज़ कर रहे हैं। अगर आप सिंपली लाइट क्योर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई भी मिक्सिंग रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर आप केमिकली क्योर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप मिक्स करते हैं। डुअल क्योर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उससे आप मिक्स करते हैं, चाहे आप पेपर पैड पे मिक्स करें या फिर आप ऑटो मिक्सिंग टिप जो है वो यूज़ करें, या कैप्सूल में जो है अगर आपके पास मटीरियल है तो उसे आप जो है वो मैकेनिकल मिक्सिंग डिवाइस के थ्रू मिक्स करें। तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि किस तरह का मटीरियल आप यूज़ कर रहे हैं। देन आप उस सीमेंट को अप्लाई करते हैं इंटरनल सरफेस ऑफ द रेस्टोरेशन, क्योंकि आपने उस रेस्टोरेशन को तो स्ट्रक्चर से जो है वो ज्वाइन करना होता है। हम ये ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि सीमेंट को मिक्स करने के बाद जो रेस्टोरेशन की सरफेस पे उस पर अप्लाई किया जाता है तो स्ट्रक्चर की सरफेस पे अप्लाई नहीं करते। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आपने 2 पेस्ट की फॉर्म में जो है वो रेजिन बेस्ड सीमेंट्स को डिस्पेस किया है पेपर पैड पे। आपने कम्प्लीटली सीमेंट को जो है वो मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मिक्स सीमेंट को जो है वो आप
उस रेस्टोरेशन की फिटिंग सरफेस पे या इनर सरफेस पे अप्लाई कर देते हैं। देन इस रेस्टोरेशन को आप स्ट्रक्चर के ऊपर प्लेस कर देते हैं और प्लेस करने के बाद जो है वो देन आप उसको जो है जब तक वो कम्प्लीटली सेट नहीं हो जाता उसे वहाँ पे प्लेस रहने देते हैं। लेकिन अगर आपने डुअल क्योर मटेरियल जो है वो यूज़ किया है तो आप क्या करते हैं, डुअल क्योर है या फिर लाइट क्योर है तो आप लाइट अप्लाई करते हैं। इनिशियली लाइट आप सिर्फ 3 सेकेंड्स के लिए अप्लाई करते हैं। 3 सेकेंड्स के लिए लाइट अप्लाई करने के बाद आप एक्सेस सीमेंट को रिमूव कर देते हैं एंड देन आप कंप्लीट लाइट जितनी भी सेकेंड्स के लिए 40, 50, 60 सेकेंड के लिए उसे अप्लाई करते हैं ताकि वो सीमेंट कंप्लीटली सेट हो जाए। और वो रेस्टोरेशन जो कि थिकर होती है 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा की जिनकी थिकनेस होती है उनके लिए हमेशा डुअल क्योर रेजिन सीमेंट को यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर उस रेस्टोरेशन की थिकनेस 2.5 मिलीमीटर है, फॉर एग्जांपल कि ये रेस्टोरेशन 2.5 मिलीमीटर थिकनेस की और ये तो स्ट्रक्चर है और यहाँ पे रेजिन सीमेंट है, तो रेस्टोरेशन की थिकनेस 2.5 मिलीमीटर है और अगर आपने जो है वो सिर्फ लाइट एक्टिवेटेड रेजिन सीमेंट यूज़ कर लिया तो लाइट तो पहुँच ही नहीं पाएगी क्योंकि इतना ज़्यादा थिक रेस्टोरेशन है कि वो लाइट ल्यूटिंग सीमेंट पे पहुँचने ही नहीं देगा, तो वो मटेरियल जो ल्यूटिंग सीमेंट है वो सेट ही नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी आपकी रेस्टोरेशन की थिकनेस ज़्यादा होती है तो हमेशा डुअल क्योर रेजिन सीमेंट जो है वो यूज़ करते हैं या फिर केमिकली क्योर रेजिन सीमेंट यूज़ करते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन यानी कि केमिकली एक्टिवेटेड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू सेट हो। इसीलिए प्रेफर किया जाता है डुअल क्योर रेजिन सीमेंट को सबसे ज़्यादा। अब डिस्कस करते हैं रेजिन बेस्ड सीमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को। तो रेजिन बेस्ड सीमेंट्स की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अनरिएक्टेड मोनोमर्स जो इनमें प्रेजेंट होते हैं वो पल्प को इरिटेट कर सकते हैं, लेकिन इनमें जो डुअल क्योर्ड सीमेंट्स होते हैं वो लेस इरिटेंट होते हैं, ज़्यादा पल्प को इरिटेट नहीं करते। कंसिस्टेंसी और फिल्म थिकनेस जो है वो वेरी कर रही होती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कि कौन सा प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें कौन सा फिलर की कंसंट्रेशन क्या है, उसमें फिलर का पार्टिकल साइज़ क्या है, तो इन सब चीज़ों पे कंसिस्टेंसी और फिल्म थिकनेस जो है वो डिपेंड करती है। सॉलिबिलिटी, ये जितने भी रेजिन बेस्ड सीमेंट्स होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं ओरल कैविटी में। स्ट्रेंथ, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है रेजिन बेस्ड सीमेंट की ये डिपेंड करती है कि इसमें फिलर कंटेंट कितना है और डिग्री ऑफ कन्वर्जन यानी कि कितना मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट हो रहा है, इस पे डिपेंड करती है रेजिन बेस्ड सीमेंट्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि स्ट्रेंथ के फिलर कंटेंट क्या है और कितना मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट हो रहा है। रेजिन बेस्ड सीमेंट्स की अगर ओवरऑल बात की जाए तो इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जितने भी एसिड बेस्ड सीमेंट्स होते हैं उनसे बेटर होती है। रेजिन बेस्ड सीमेंट्स की अगर बॉन्डिंग की बात की जाए तो डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सा रेजिन बेस्ड सीमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। कन्वेंशनल जो रेजिन सीमेंट होते हैं यानी कि लाइटली फिल्ड डाइएक्टिलेट रेजिन सीमेंट, इनकी कोई भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती तो स्ट्रक्चर के साथ, ये माइक्रो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग के थ्रू तो स्ट्रक्चर से और जो भी रेस्टोरेशन आप यूज़ कर रहे हैं वो जो भी मटेरियल से बनी हुई है मेटल वाइज या सेरेमिक से, उससे जो है वो ये बॉन्ड बनाते हैं यानी कि माइक्रो मैकेनिकल बॉन्डिंग होती है लाइटली फिल्ड डाइएक्टिलेट रेजिन सीमेंट की तो स्ट्रक्चर से और जो भी डिफरेंट मटेरियल जिनसे इनडायरेक्ट रेस्टोरेशंस बन रही होती हैं। और एडिसिव रेजिन जो सीमेंट्स होते हैं ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो स्ट्रक्चर के साथ भी और उन सारे मटेरियल्स के साथ जिनसे इनडायरेक्ट रेस्टोरेशंस बनाई जाती हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो रेजिन बेस्ड सीमेंट्स ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, मल्टीपल शेड्स में अवेलेबल होते हैं, इसीलिए ये जो रेजिन बेस्ड सीमेंट की ये जो प्रॉपर्टी की ये ट्रांसल्यूसेंट है, मल्टीपल शेड्स में अवेलेबल है, इसकी वजह से ये रेजिन बेस्ड सीमेंट्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और रेजिन बेस्ड सीमेंट की वो टाइप जिसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है डेंटिस्ट्री को वो है केमिकली एक्टिव रेजिन सीमेंट्स, क्योंकि ये केमिकल बॉन्ड बनाती है तो स्ट्रक्चर के साथ भी और उन मटीरियल्स के साथ भी जिनसे डेंटिस्ट्री में इनडायरेक्ट रेस्टोरेशंस बनाई जाती हैं। हाउएवर कि इनके बहुत सारे एडवांटेज हैं रेजिन बेस्ड सीमेंट्स के, लेकिन रेजिन बेस्ड सीमेंट्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। उनमें से सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि जब भी रेजिन बेस्ड सीमेंट्स को आप प्लेस कर रहे होते हैं तो इनकी मॉइस्चर से कॉन्टामिनेशन नहीं होनी चाहिए, तुत कम्प्लीटली ड्राई होनी चाहिए, आपकी रेस्टोरेशन कम्प्लीटली ड्राई होनी चाहिए। अगर मॉइस्चर से कंटामिनेट हो गया तो इसकी सेटिंग, स्ट्रेंथ और प्रॉपर्टीज़ पे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ता है। और दूसरा ये होता है कि ये है तो रेजिन बेस्ड सीमेंट्स यानी कि इनमें रेजिन मोनोमर प्रेजेंट है जो कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू पॉलीमर में कन्वर्ट होते हैं, तो इनमें भी कॉन्ट्रैक्शन होती है, इनमें भी श्रिंकेज होती है। सी फैक्टर वाले जितने भी डिसएडवांटेज है वो इन पे अप्लाई होते हैं इन रेजिन बेस्ड सीमेंट्स पे।
सी फैक्टर क्या होता है, इसके क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी हमने रेजिन कॉम्पोजिट फिलिंग मटेरियल में डिस्कस की हुई है, तो आप उस लेक्चर में जाके सुन सकते हैं। सिर्फ अभी आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिन बेस्ड सीमेंट्स में जब भी आप रेजिन बेस्ड सीमेंट्स को, क्योंकि मेनली ल्यूटिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो ल्यूटिंग एप्लीकेशन के लिए जब आप रेजिन बेस्ड सीमेंट्स को यूज़ करते हैं तो उसका सी फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि कंसिडरेबल स्ट्रेस में आपका तो स्ट्रक्चर आता है। यहाँ पे आपका रेजिन बेस्ड सीमेंट्स का लेक्चर एंड होता है। आई होप कि ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा रेजिन बेस्ड सीमेंट समझने में।